सो जय हिंद एवरीवन। उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी देहरादून आप सभी का स्वागत करती है। आज हम करेंगे बेटा स्टार्ट आपका 45 डेज़ का क्रैश कोर्स, और ये क्रैश कोर्स होने वाला है किसका? एनडीए का। ठीक है, अब एनडीए से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस। एज अ जीएस फैकल्टी मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले 1 साल से उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? मेकिंग तो हो जाएगी, पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है। क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। तो इसमें एक सेट है किसके? नियमों के। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडिया में क्या उपयोग है इसका, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका बच्चों बहुत बड़ा यूज है हमारे इंडिया के सिनेरियो में। जो इंडिया है, इंडिया को गवर्न कौन करती है? अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया को चलाती कौन है बच्चों, तो आप मुझे बोलोगे सर इंडिया को तो गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? इंडिया को तो गवर्नमेंट चलाती है। मैं बोलूंगा ठीक है, इंडिया को गवर्नमेंट चलाती है, पर उस गवर्नमेंट के रूल्स को कौन सेट करेगा? वो गवर्नमेंट चलेगी कैसे भारत में, उसको सेट कौन करेगा? तो उसको सेट करता है बच्चों संविधान। उसको कौन सेट करता है? तो उसको संविधान सेट करता है। अब जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो क्या बताता है कि हमारी कंट्री में रूल कैसा होगा? क्या वो रूल डेमोक्रेटिक होगा क्या? ठीक है, क्या वो रूल डेमोक्रेटिक होगा क्या? क्या वो रूल ऑटोक्रेटिक होगा क्या? क्या वो रूल प्लूटोक्रेसी के द्वारा होगा क्या? तो ये सारी की सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन। कि सरकार कैसे चलेगी, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेंगे, एक स्टेट का सीएम क्या काम करेगा, किसकी क्या पावर है, किसकी क्या वर्किंग है, सारा का सारा डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है बच्चों, जिससे हमारा क्या, हमारा इंडिया चलता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे वर्क करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों मेनली 3 पिलर होते हैं। एक होता है बच्चों आपका क्या, लेजिस्लेटिव। एक क्या होता है? तो एक लेजिस्लेटिव होता है। एक क्या होता है? एक आपका एग्जीक्यूटिव होता है। और एक क्या होता है बच्चों? एक आपका जुडिशरी होता है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। थोड़ा हम वार्म अप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और उसके बाद हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा हमें रैपो बिल्ड हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, तब हम आगे की तरफ चलेंगे बच्चों। तो लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव का काम है बच्चों टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेटिव का काम क्या है बच्चों? टू लेजिस्लेट, मतलब कानून बनाना। क्या बनाना? रूल मेकिंग करना बच्चों। क्या बनाना? तो रूल मेकिंग करना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? तो एग्जीक्यूटिव का काम है बच्चों एग्जीक्यूट करने का। क्या काम है? एग्जीक्यूट करने का। जो एग्जीक्यूट करेंगे चीजें ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो काम किसका होगा बच्चों? तो वो काम एग्जीक्यूटिव का होगा। और जुडिशरी का क्या काम होगा? जुडिशरी का काम होगा चेक एंड बैलेंस बनाना। और क्या प्रोवाइड करना? रेमेडी प्रोवाइड करना बच्चों। क्या प्रोवाइड करना? रेमेडी प्रोवाइड करना। आप पूछोगे सर रेमेडी क्या है, चेक एंड बैलेंस किसके किसके बीच में बनाएगा? तो आंसर इज सिंपल। जो आपका लेजिस्लेटिव है बच्चों, जो आपका लेजिस्लेटिव है, ये कानून बनाता है। अब वो कानून सही है कि गलत है, वो कब पता चलेगा? जब लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। और मान लो वो कानून एक बड़े तबके को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है, या फिर उनके राइट
छीनता है तो जुडिशरी प्रोवाइड करेगी रेमेडी, जुडिशरी क्रैकडाउन करेगी उस रूल को। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, तो जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको क्या करना बच्चों, उसको एग्जीक्यूट कराना। जैसे मान लो बहुत सारे हमारे ट्रैफिक के नियम बने हैं और जो हमारी पुलिस बल है उसका क्या करवाती है, वो नियमों का पालन करवाती है। पर नियमों का पालन करते करते बहुत सारे केसेस हो जाते हैं ना, कभी कोई किसी पार्टी को ब्लेम करता है, कभी कोई किसी पार्टी को ब्लेम करता है, तो उसके खिलाफ भी रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगी, एग्जीक्यूटिव। तो आप देख पा रहे हो ना कैसा फंक्शन हो रहा है। और ये फंक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। ये पूरा का पूरा इंडिया चल रहा है इतने शांतिपूर्ण तरीके से, सारे के सारे इंडिया में वर्क करने आते हैं, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। ये सब की सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई है जब हमारा देश एक कानून के हिसाब से चलता है। और बच्चों वो कानून किसने प्रोवाइड करा है, तो वो संविधान ने प्रोवाइड करा है। तो हमारे यहाँ पहले संविधान तो था नहीं ना, ये संविधान बना कैसे, तो ये संविधान बना कैसे, इसकी सबसे पहले डिमांड आई कब, 1934 में। अब आपको पता होगा कि इंडिया आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947। सभी को याद है ना डेट, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं इस दिन हम, ठीक है। और हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं पिछले साल, किसके, इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। पर उससे पहले तो हम गुलाम थे, उससे पहले तो हम गुलाम थे। तो ये डिमांड क्यों अपराइज हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखो ब्रिटिशर्स भी हमें रूल करते थे किसी सेट ऑफ रूल से, बट हमारे यहां क्या नहीं था, हमारे यहां वैसा रूल नहीं था, स्वराज वाला रूल नहीं था, अपना राज नहीं था। हमें जो रूल कर रहे थे वो बाहर से आते थे, हमारे पीपल रूल नहीं करते थे। हमें बहुत चीजों में क्या फील होता था, इंफीरियर फील होता था, सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया था एक तरीके से, ठीक है। तो हमें अपना संविधान चाहिए था, हमें वैसे रूल चाहिए थे जो हमारे लोगों द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए डिमांड आई, इसीलिए किसकी डिमांड आई, संविधान बनाने की डिमांड आई। तो 1934 को संविधान बनाने की डिमांड आएगी, ठीक है। आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमएन रॉय। एक क्या था, कम्युनिस्ट मूवमेंट प्रोवाइड किया था इन्होंने इंडिया में। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है ना, और वो आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इतना मुझे लगता है इनफ है। तो एमएन रॉय किसके फाउंडिंग मेंबर है, वो सीपीआई पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कहां पे रूल कर रही है अभी, केरल में रूल कर रही है, उसके फाउंडिंग मेंबर थे एमएन रॉय। तो सबसे पहले एमएन रॉय ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए बच्चों 1934 में, जो कि भारत के लिए संविधान बनाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। अब ऐसा तो है नहीं ना, किसी को भी बोल देंगे भाई आप संविधान बना दो, बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ऐसा। तो बच्चों किसको बोला गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, एमएन रॉय ने बोला। किसको बोला, ब्रिटिशर्स को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका निर्माण करेगी बच्चों, किसका, संविधान का। उसमें लोग आएंगे जो इंटेलेक्ट रखते होंगे संविधान बनाने में, जो लोगों के द्वारा चुने हुए हों, तभी तो पता चलेगा ना कि एक इंडिपेंडेंट वे में बना हुआ है संविधान। रूल्स तो पहले भी बने थे, रूल्स तो पहले भी बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, समझ पा रहे हो क्या। तो इसीलिए डिमांड आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो संविधान का निर्माण करेगी उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला फर्स्ट टाइम कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था बच्चों, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। और इस समय वॉइस रॉय कौन थे, अगर पूछेगा तो इस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है बच्चों 1880 से 1884। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1880 से 1884 है बच्चों। एओ ह्यूम द्वारा कहा गया पहली बार,
और पहली बार एओ ह्यूम ने बनाया क्या, एओ ह्यूम ने क्या बनाया बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 तक एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी बन चुकी थी। एक ओनली पार्टी थी कि जो सारे के सारे इलाके कवर करती थी, सारी के सारी टेरिटरी कवर करती थी बच्चों इंडिया की। तो जब 1934 में एमएन रॉय ने बोला तो एक नेशनल पार्टी ने भी बोला 1935 में, क्योंकि इंपॉर्टेंट इश्यू है, उनको भी यही चाहिए था। तो 1935 में बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या, कि संविधान बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए बच्चों। क्या बोला, संविधान बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, 1938 में नेहरू ने डिक्लेयर किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उन्होंने बोला कि जो संविधान का निर्माण होगा ना, संविधान का निर्माण होगा इलेक्टेड बंदों द्वारा, और उन्हें इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी में। जैसे हमारे यहां आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 326 क्या बोलता है, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और ये बताता है कि कौन कौन वोट कर सकता है। तो कौन कौन वोट कर सकता है, जो भी एज 18 प्लस से ऊपर होगी ना, जिसकी एज, या फिर जो 18 प्लस का है वो वोट कर सकता है। संविधान में ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 326 संविधान का। अब हम बात करते हैं इसकी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ में आ गया आपको कि कुछ मैंडेट होना चाहिए कि कौन कौन वोट करेगा, कौन कौन वोट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्या कर दो, नॉमिनेट कर दो, इलेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो 1935 में किसने बोला, 1935 में बोला किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और 1938 में बोला नेहरू ने, और 1940 में कौन बोलेगा, तो 1940 में बोलेगा कौन, आपका यहां का वॉइस रॉय। 1940 में यहां का जो वॉइस रॉय है लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो बोलेगा कि आपकी डिमांड हम एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बट ऐसा क्या हुआ कि 1934 से हम डिमांड कर रहे हैं, 35 में कांग्रेस ने भी बोल दिया, 38 में नेहरू ने भी बोल दिया, पर ऐसी क्या बात हुई कि ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, ब्रिटिशर्स को अगस्त ऑफर लेके आना पड़ा। ये ऑफर अगस्त में आया था तो इसी का नाम अगस्त है, अगस्त ऑफर इसलिए। तो ऐसी क्या सिचुएशन, तो सिचुएशन हुई बच्चों वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 से 1944 तक आपका क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ बच्चों। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने ब्रिटिशर्स के घुटने टिका दिए, उन्हें जरूरत पड़ने लगी इंडियंस की। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया ने प्रोवाइड किया था फुल सपोर्ट, वैसे ही वो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी प्रोवाइड करें। इसीलिए वो सपोर्ट लेने के लिए मान रहे हैं इंडिया की बात। ठीक है, पर ये मिशन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी इंप्लीकेशंस रहती है, कंडीशंस रहती हैं जो कि कांग्रेस नहीं मान पाती है, ना ही मुस्लिम लीग मान पाती है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग वही लीग है जिसने पाकिस्तान का विभाजन किया, जिसने हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग किया। ठीक है, अब 1942 में एक आएंगे सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक क्या थे, मिनिस्टर थे। 1942 में आए सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स, और ये लेके आए बच्चों आपका क्या, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन लेके आए, ये लेके आए आपका क्रिप्स मिशन भारत में। और क्रिप्स मिशन ये जब भारत में लेके आए तो ये भी फेल हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि ये बनाया इसलिए गया था कि फेल हो जाए। समझ पा रहे हो क्या, ये मतलब उस समय जो हमारे पीएम थे ब्रिटेन के उस समय पीएम थे आपके विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ये नहीं चाहते थे बच्चों कि क्या हो, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने स्टैंडफोर्ड क्रिप्स को ऐसी कंडीशंस दी कि उसने फेल ही होना था, तो ये भी फेल हो गया। सबसे पहले आया आपका अगस्त ऑफर, फिर आया स्टैंडफोर्ड क्रिप्स। अब
मुस्लिम लीग ने भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी ने बोला ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है। पर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर दिया। तो देखो, जब संविधान एक बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी एक बनेगी। मुस्लिम लीग की केवल एक डिमांड थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? तो इसीलिए मुस्लिम लीग इसे क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको मैंने क्या क्या बताया? आपको मैंने बताया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1934 को एम.एन. रॉय, उसके बाद 1935 को कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद 1938 को कौन? नेहरू। 1940 को ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर आता है, ये फेल हो जाता है। फिर एक और ऑफर आता है जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, और ये भी फेल हो जाता है। बट 1946 में एक ऑफर आता है जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं बच्चों। और ये आपका आता है 1946 में। समझ पा रहे हो क्या? और सब एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, मुस्लिम लीग भी कर देती है। और इसमें वोटिंग होती है और वोटिंग के हिसाब से बंदे आते हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। जैसे आज की डेट में हम देखें, वोटिंग के हिसाब से ही तो हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, अब जो इसमें वोटिंग होती है बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कैसे होते हैं? वो पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। ये यूपीएससी में भी आ रखा है 2013 में। ठीक है, तो जो मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब जैसे मान लो आज की डेट में आप पार्लियामेंट देखते हो क्या? आप बोलोगे यस सर हम पार्लियामेंट देखते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पार्लियामेंट में ना 2 हाउस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। आप बोलोगे यस सर लोकसभा है राज्यसभा है। मैं बोलूंगा लोकसभा में क्या आपने मोदी जी देखे हैं, पीएम मोदी? तो आप बोलोगे यस सर हमने देखे हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी को हमने अपॉइंट किया है ना, हमने पीएम मोदी को अपॉइंट करे। आप बोलोगे यस सर अपॉइंट किया है। तो वैसे ही बच्चों, वैसे ही संविधान बनाने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। पर आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली इलेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में क्या थी? इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी राजाओं की, और वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे। वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल करती थी बट ब्रिटिशर कंट्रोल नहीं करते थे। तो वहां से लोग आए कैसे? नॉमिनेटेड, जिसको राजा ने चुना। तो अगर आप पे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी, और कैसी थी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर। अब इसमें क्या कौन कौन से सेक्शन आते थे? तो इसमें हिंदूज आते थे, मुस्लिम्स आते थे, सिख्स आते थे, पारसी आते थे, एंग्लो इंडियंस आते थे, इंडियन क्रिश्चियन आते थे, एससी एसटी आती थी, विमेन आती थी। ये सारे सेक्शन आते थे बच्चों। आप समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे यस सर हम समझ पा रहे हैं। तो देख लो एक बार पीडीएफ को, कोई डाउट हो तो फिर पूछना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों ग्रुप में। ठीक है, अब देखो संविधान बनना अब स्टार्ट हो चुका है, अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है। ब्रिटिशर्स ने भी बोला है कि आप संविधान बना लो, हमने भी इलेक्शन करवा ही लिए हैं, और अब संविधान बनना स्टार्ट होगा भारत में। ठीक है, तो देखो पहली जो मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है बच्चों। और इसमें सबसे पहला काम होता है कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चुनना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको पता है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो आप किसी क्लास में हो या फिर किसी भी मैनेजमेंट में हो, तो उसमें एक कोऑर्डिनेटर रहता है
जो कि स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है क्लास की, कि बोलता है कि आज हम ये करेंगे, आज ऐसा होगा, आज का पैटर्न ऐसा है, इसको हमने ऐसे करना है। तो सब चीज़ को स्मूथ बनाना, फंक्शनिंग करना, क्योंकि काम तो सभी करेंगे बट कोऑर्डिनेशन बैठाना, सबको एक प्रॉपर वे में अरेंज करवाना, वो काम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। तो 1946 में बच्चों सबसे पहले एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम अपॉइंट करते हैं टेम्पररी, जिसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंच प्रैक्टिस है ये, और इसमें बोला जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है ना, उसको आप अपॉइंट करो। तो हमें दिखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इसको टेम्पररी बनाते हैं हम। इलेक्ट हम करते हैं 11 दिसंबर को बच्चों, किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद को हम 11 दिसंबर 1946 को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो क्या? तो राजेंद्र प्रसाद को हम अपॉइंट करते हैं 1946 में। ठीक है। सिमिलरली हम एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी कौन है? तो ये मतलब जैसे मान लो कि आज आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं आ पाया, तो उसके प्लेस पे जो बैठेगा, उसके प्लेस में जो बैठेंगे वो होंगे आपके क्या? वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठी, उसमें हमने वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को अपॉइंट किया, क्या? एज अ वाइस प्रेसिडेंट। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया बच्चों एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या? एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। समझ पा रहे हो क्या? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलेंगे क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा ये प्रीएम्बल है। तो जो देखते हो ना आप प्रीएम्बल, जो प्रीफेस है किसी भी बुक का प्रीफेस, तो हमारे संविधान का प्रीफेस है प्रीएम्बल। इसको किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, इसके अगेंस्ट किसी ने वोटिंग नहीं करी और ये सहसम्मति से पास हुआ 22 जनवरी 1947 को बच्चों। अब क्या होता है कि क्या होता है कि एक डायरेक्ट एक्शन डे होता है, और डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है? हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, आपका बांग्लादेश वाले इलाके में या फिर बंगाल वाले इलाके में, और आपका पाकिस्तान वाले इलाके में, पंजाब वाले इलाके में। और अब ऐसा लगने लगा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए आता है आपका माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन क्या करता है? इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या करता है? विभाजन करता है। पाकिस्तान को क्या करता है? डिवाइड करता है बच्चों। समझ पा रहे हो क्या? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन करता है? तो माउंटबेटन करता है। कब करता है? 3 जून 1947 को। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। ठीक है। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, तो भारत अब अलग हो गया। कार्रवाई हमारी 3 जून 1947 से स्टार्ट हो गई थी और 14 अगस्त को हमने कंप्लीट कर दिया। विभाजन हो गया किसका? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ठीक है। और हमारी जो असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई बच्चों जब हमारा विभाजन हुआ। इससे पहले तो हम ब्रिटिश राज के अंदर थे। ठीक है। अब हम ब्रिटिश राज के अंदर तब तक रहेंगे, हमारा डोमिनियन स्टेटस तब तक रहेगा जब तक क्या नहीं होगा? आप पूछोगे जब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। तो 2 स्टेटस है हमारे, एक है हमारा डोमिनियन स्टेटस और एक है हमारा कैसा स्टेटस? सॉवरेन। ठीक है। एक हमारा डोमिनियन स्टेटस है बच्चों और एक हमारा सॉवरेन स्टेटस है। तो जो हमारा डोमिनियन स्टेटस है ना, इसमें क्या होता है डोमिनियन स्टेटस में? कि हम किसी के अंडर रहते हैं। कि जैसे जब हम 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 का टाइम था, तो हम डोमिनियन थे, हम ब्रिटिश राज के अंदर थे। हम अपना संविधान बना सकते हैं, बट अगर कुछ बड़ी चीज होती है तो हमें ब्रिटिशर्स से पूछनी पड़ती है।
क्वीन से पूछनी पड़ती है। आज की डेट में आपका ऑस्ट्रेलिया भी और आपका क्या, आपका कनाडा भी डोमिनियन स्टेटस रखता है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। अभी जैसी संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से, जैसी हमारा संविधान लागू होगा कब, 26 जनवरी 1950 से, तो हम एक सॉवरेन स्टेटस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, हम एक सॉवरेन बॉडी बन जाएंगे। यहां तक समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो हम डोमिनियन स्टेटस कब तक हैं? जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो रहा, और उसके बाद हम सॉवरेन स्टेटस में कब आ रहे हैं? जब हमारा संविधान लागू हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो देखो, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया 15 अगस्त 1947 को, और हम इंडिपेंडेंट हो गए। पर हमारे पास डोमिनियन क्या है? लेजिस्लेचर है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। हम उस हिसाब से चल रहे हैं जैसे ब्रिटिशर्स चलते हैं। आगे बढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को चेयर करेंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 याद करो, जब हमने क्या अपॉइंट किया था? अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया था। उसके बाद व्हेन इट मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसको जीवी मवलांकर क्या करते थे? चेयर करते थे। समझ पा रहे हो क्या? कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, जब नॉर्मल फंक्शनिंग चल रहा है तो उस समय कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन चल रहा है तो उस समय चेयर कौन कर रहा है? जीवी मवलांकर। मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमने कुछ कुछ चीजें भी अडॉप्ट करी है जैसे जैसे हमारा संविधान चल रहा था। तो जैसे मान लो एक तरफ तो हमारा संविधान बन रहा है, लेजिस्लेशन बन रहा है ना, तो एक तरफ राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे हैं, और जिस दिन लेजिस्लेशन वाला फंक्शन है उस दिन कौन संभाल रहा है? तो उस दिन जीवी मवलांकर संभाल रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, बहुत सारे फंक्शन भी करे हमने। संविधान का तो निर्माण करा ही, संविधान का निर्माण में हमें लगे कितने दिन? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, संविधान बनाने में हमें इतना टाइम लगा। बट संविधान जब बन रहा था ना, तो हम कुछ और भी चीजें कर रहे थे उसी दौरान। जैसे हमने अडॉप्ट किया हमने अपना नेशनल फ्लैग कब? 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया बच्चों हमने। उसके बाद देखो, इंडिया का मेंबरशिप है, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो कॉमनवेल्थ कौन है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज बच्चों वो कंट्रीज हैं जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया गया है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। तो देखो, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमने ये ली, हमने ली नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम हमने 1 दिन पहले 2 दिन पहले अडॉप्ट किया संविधान लागू होने से पहले। 2 दिन पहले हमने नेशनल सॉन्ग भी, नेशनल एंथम क्या? जन गण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और नेशनल जो हमारा एंथम है वो किसने लिखा है? तो नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो ओरिजिनल है ना अमर शोनो बांग्ला है ना, वो तो है किसने लिखा है? नहीं, जो हाँ, इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा नेशनल एंथम है जो ओरिजिनल वाला है वो तो है बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश गाते हैं उसे। पर जो उसका हमने हिंदी वर्जन में कन्वर्ट किया है वो कौन गाती है? वो हम गाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, इस दिन हम मनाते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को बच्चों हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना था इस दिन। और लागू कब होगा? लागू होगा आपका कब? लागू आपका होगा, लागू कब होगा आपका? तो लागू होगा बच्चों 26 जनवरी 1950 को। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो जब को संविधान बना था हमारा, तो शुरुआत में संविधान में 22 पार्ट थे बच्चों, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। आज की डेट में कितने हैं? आज की डेट में 25 पार्ट हैं, 465 आर्टिकल्स हैं बच्चों, और
12 शेड्यूल है। अब ये शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बुक होती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स में, चैप्टर्स में, एक्सरसाइज में, वैसी ये चीजें। जब हम और डीप पढ़ेंगे संविधान को तो और क्लियर होगा। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो मन लगा के पढ़ना। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। हो गया है तो यस कर देना। अब कुछ चीजें संविधान की कब आई? कुछ चीजें संविधान की कब आई? जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से ये क्या हो गई, फोर्स में आई। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्पररी ट्रांजिशन प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल। ये कब आई? ये 26 नवंबर 1949 को ही आई बच्चों। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा संविधान दिवस है। ये हमारा क्या है? ये संविधान दिवस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा रिपब्लिक डे। तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो, सर हमने इस दिन क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, इस दिन क्यों इंप्लीमेंट किया? तो याद करो 1930 का, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन। और कांग्रेस के अधिवेशन में बोला गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे बच्चों। 1929 की बात है और 1929 में क्या JL नेहरू हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और JL नेहरू ने बोला क्या कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। और जब ये बोला गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, तो 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को क्या किया? फ्लैग होस्ट किया बच्चों। क्या होस्ट किया? तो फ्लैग होस्ट किया रावी नदी के किनारे। रावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो रावी नदी के किनारे क्या किया? आपका फ्लैग होस्ट किया। इसी दिन को कमेमोरेट बनाने के लिए, इसी दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या हुआ कि आपका 26 जनवरी 1950 को बनाया संविधान दिवस। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा तो उसे बता देना कि मुझे इतनी बातें पता है, ठीक है। एंड वी शुड बी नोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड फील प्राइड बिकॉज इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बहुत मुश्किल से मिली है आज़ादी, याद रखना, वेस्ट मत जाने देना आज़ादी को। मेजर कमिटी, ड्राफ्टिंग, स्टीयरिंग, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। तो जब फंक्शन होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो डिफरेंट कमिटीज भी बनेंगी जो कि डिफरेंटली काम करेंगी। जैसे आपके स्कूल में मान लो कि कोई टीम ऑर्गेनाइज कर रही है फॉर द नेशनल गेम्स या फिर स्टेट गेम्स, डिस्ट्रिक्ट गेम्स, तो आपके पीटीआई और 2-4 और टीचर्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे ऐसा है कि आप एक कमेटी बनाओ और उसमें अपॉइंट करो, इलेक्ट करो, नॉमिनेट करो बच्चे। तो अब स्कूल का फंक्शनिंग ऐसे ही चल रहा है, बट वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डे तो चलेगी, बट ये आपकी कमिटीज भी कुछ बनाएंगी ताकि डेली का वर्क डिस्टर्ब ना हो, काम करेंगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट करती है उसके हेड कौन है? उसके हेड है BR अम्बेडकर। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। हम इसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद है स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड कौन है? इसके हेड है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है बच्चों यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है बच्चों सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद करो, फर्स्ट डिप्टी PM, याद करो, ठीक है। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने बोला ड्राफ्टिंग कमेटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेट कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी।
ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंने आपको बता दिए चेयरमैन बी आर अम्बेडकर, जिनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, फिगर है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, है ना, और इतने बड़े मुकाम को हासिल करा, बहुत बड़ी बात है अपने में, है ना। तो कभी आपको टाइम मिले तो बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना बच्चों, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा इससे। सेकंड है आपका एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवा है सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, छठा है एन माधव राव और सातवां है टी कृष्णमाचारी। बी आर अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये आपके क्या थे, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के बच्चों मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। अब माधव राव, बीएल मित्तर, डीपी खेतान, क्या हुआ कि माधव राव को रिप्लेस किया किसने, बीएल मित्तर ने। क्यों, क्योंकि इनको क्या हो गया था, बीमार हो गए थे बच्चों, और डीपी खेतान क्या हो गया था, टी कृष्णमाचारी आए थे डीपी खेतान की जगह। क्यों, क्योंकि डीपी खेतान का डिमाइस हो गया, बीएल मित्तर इल हो गए, तो ये दोनों आए, माधव राव आया और टी कृष्णमाचारी आया। तो आपको ये है तो 7 नाम, बट आपको 9 नाम याद करने पड़ेंगे, कर लेंगे ना, कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, पर ड्राफ्टिंग कमेटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये हम आज करेंगे आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं आज हम, सॉरी प्रियम्बल नहीं करते हैं, पहले हम ये वाला कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं कि हमने कहाँ से कौन सी चीज़ें ली हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने क्या लिखा, तो ये ना, इससे हमने 65% लिया है। दूसरा ये ब्लूप्रिंट है भारत के संविधान का, भारत का जो संविधान है ना बच्चों, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ब्लूप्रिंट है। 60% चीज ले रहे हैं तो ब्लूप्रिंट ही होगा, बहुत सारी चीजें हमने यहीं से उठाई हैं बच्चों, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या क्या, फेडरल स्कीम, फेडरल मतलब जो सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने क्या उठाया, फेडरल स्कीम। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस देखते हो ना आप, एक स्टेट में सबसे बड़ा होता है गवर्नर, वही। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप यूपीएससी का एक पेपर देने वाले हो, एनडीए, तो ये भी तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। सरकारी नौकरी के लिए तो तैयारी, सरकारी नौकरियों में ही तो अपॉइंटमेंट होता है इसका पेपर क्लियर करके, बट ये ए ग्रुप वाली सर्विस है, ठीक है। तो ये भी ए ग्रुप वाली सर्विस का ही कमीशन है बच्चों। एमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो एमरजेंसी प्रोविजंस मतलब जब संविधान नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, कोई स्टेट नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, देश नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, तो एमरजेंसी लगानी पड़ती है। मणिपुर की हालत देख लो आप, एमरजेंसी लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी सीएम नहीं है, क्यों, नॉर्मल फंक्शन एक नहीं हो पा रही है। ऐसे इलाकों में लगा देते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रक्कस हो जाता है, जान माल का नुकसान ना, उसको वहीं पे कंटेन किया जाए, तो लगानी पड़ती है इमरजेंसी, क्योंकि देश भी तो चलाना है, ठीक है। तो आप सब समझ पा रहे हो क्या, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल बच्चों। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद देखो ब्रिटिश, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, रूल किया था, जो सबसे लास्ट में जिससे हमने अपनी इंडिपेंडेंसी,
ठीक है, इतने हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने दिन रात एक करके हमें ये आज़ादी प्रोवाइड करी है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करी है। तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ कौन हेड होता है? हमारे यहाँ पीएम हेड होता है। दूसरा रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होता है हमारे देश में। तीसरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, है ना, कि फंक्शन कैसे होता है, कैसे पार्लियामेंट चलती है, उसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं बच्चों, क्योंकि लेजिस्लेटिव का काम ही है लॉ बनाना। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, है ना, सिंगल सिटीजनशिप मतलब सिंगल, जैसे हम हैं तो हम सबसे पहले अपने देश के नागरिक हैं। मैं क्या बोलूँगा कि मैं आई एम इंडियन, बट यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। सबसे पहले वो बोलेगा कि मैं आपका एक सिटीजन हूँ, कहाँ का? कैलिफोर्निया का। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन हूँ। ठीक है, तो उनके संविधान में यह प्रोविजन, हमारे संविधान में नहीं है। तो हमारे संविधान में बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, हम ये नहीं बोलते कि मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन हूँ। तो वही सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। कैबिनेट सिस्टम, जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर देखते हो, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। प्रेरोगेटिव राइट्स, प्रेरोगेटिव राइट्स मतलब जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलती है, उस वो भी वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, बाई कैमरल बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो हमने लिया है बच्चों फंडामेंटल राइट, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी से हम स्टेट के अगेंस्ट अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज स्टेट इज टू पावरफुल। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, वो उनके अपॉइंटमेंट उनके जजेस के द्वारा ही होते हैं। लास्ट में अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बट जजेस ही नाम सजेस्ट करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस हो गई जुडिशरी की। जुडिशियल रिव्यू मतलब अपना फैसला दे देना, उसके बाद उसे दोबारा रिव्यू करना, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो आप देखते हो ना, एक चीज में 100 निर्णय आते हैं, 200 निर्णय आते हैं कोई भी केसेस में। तो क्योंकि पावर है जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू करने की, और ये हमने ली है कहाँ से? यूएसए से। एक बात याद रखना बच्चों कि जो भी ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है उसमें पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, और जो भी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुडिशरी बहुत पावरफुल है। तो आप जो भी देख रहे हो वो सारे के सारे जुडिशरी के प्रोविजन है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाना, प्रेसिडेंट का महाभियोग। ठीक है। रिमूव करना सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, वो भी संविधान से लिया है हमने। हमने संविधान से लिया है किसके? यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है। उसके बाद जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसकी पोस्ट भी हमने कहां से लिखी है? हमने यूएस के संविधान से ली है बच्चों। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। उसके बाद हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है बच्चों? तो हमने लिया है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिया है हमने। उसके बाद हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है बच्चों? कि मेथड, कैसे हम इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, नॉमिनेशन कैसे करेंगे हम राज्यसभा के मेंबर का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट को हेल्प करती है कोई भी पॉलिसी मेकिंग में। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो हमने लिया है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो होगा पर सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा पावर का, बट केंद्र ज्यादा क्या होगा? शक्तिशाली होगा, उसी को बोलते हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बोल सकता कि हम इस लीग में नहीं जुड़ना चाहते, इस देश में नहीं रहना चाहते, हमको एक अलग देश बनाना है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमारा सेंटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सेंटर पे बहुत पावर है बच्चों। ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर, मतलब देखो कुछ पावर हमने केंद्र को दी, कुछ पावर हमने राज्य को दी, और जो बच गई पावर वो केंद्र को ही ट्रांसफर हो गई।
वो सेंटर को ही ट्रांसफर हो गई, उसको कहते हैं क्या, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ मैटर राष्ट्रपति के पास ऐसे आते हैं कि जिसमें क्या चाहिए होता है, जिसमें लीगल इंटेलेक्ट चाहिए होता है। तो उस समय आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, उसमें क्या होता है, उस समय एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसको, प्रेसिडेंट को। और ये मैंडेटरी नहीं होती कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माने ही माने, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ये तो हो गया हमारे कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं जो कि हमारे संविधान में आई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है क्या बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, 3 लिस्ट होती है हमारी। एक होती है कौन सी लिस्ट, सेंटर, जिसमें सेंटर से रिलेटेड, केंद्र से रिलेटेड मामले रहते हैं। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट से रिलेटेड पावर रहती है। और जो इन दोनों को मिला के जो तीसरी लिस्ट बनती है उसमें कॉन्करेंट, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है बच्चों सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का क्या होना, सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान, वो हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत संघ, सोवियत से हमने क्या लिया है, तो सोवियत से हमने बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जस्टिस लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप ये वर्ड देखोगे किसमें, ये वर्ड आप प्रियम्बल में भी देखोगे, और हमारे सर्टेन संविधान में अनुच्छेद देखोगे जो कि इनको और ज्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, हमने लिया ये फ्रांस के संविधान से। तो ये जो मॉडर्न आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये मॉडर्न आइडियाज कहां से आए हैं, फ्रांस के संविधान से आए हैं बच्चों, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो क्या लिया है हमने लिया है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो संविधान का कैसे हम संशोधन करें, बहुत सारी चीजें हमारी गलत हो जाती है ना डे टू डे लाइफ में, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको दोबारा सही करते हैं बच्चों, करते हैं ना। जैसे मान लो कि आप तो सब पढ़ने ही वाले होंगे और आप पढ़ाई करते हो और कभी क्या होता है, हो जाती है मिस्टेक हो जाती है, तो नेक्स्ट बार आप क्या करते हो, उसको इम्प्रूव करते हो, सही करते हो, उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। तो जो 1950 की जो कंडीशंस थी और जो 2025 की कंडीशन है, उनमें अंतर है बच्चों। आइडियोलॉजी चेंज होती है, फिलॉसफी चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, है ना। अब मान लो कि स्टैग्नेंट है, तो स्टैग्नेंट वाटर भी क्या करता है, पास मारता है, तो ये तो रूल है जिससे हम गवर्न कर रहे हैं लोगों को, तो रूल्स भी चेंज होने चाहिए ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वही मैं कहना चाहता हूं आपको कि जो हम संविधान का निर्माण, जो संविधान हमने एक बनाया है ना, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं किसके द्वारा, अब साउथ अफ्रीका के प्रोविजंस के द्वारा। साउथ अफ्रीका से जो हमने प्रोविजंस ले रखे, कौन से, अमेंडमेंट करने के। अमेंडमेंट आता है आपका किसमें, अनुच्छेद 338 में, आर्टिकल 368 में आता है, 368 में, सॉरी 38 में नहीं, 68 में, 368 में आता है, ठीक है। उसके बाद जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि लॉ के लिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ है कि लॉ कैसे चलेगा, वो हमने लिया है जापान के संविधान से बच्चों। किसके संविधान से लिया है, तो आप बोलेंगे जापान के संविधान से लिया है सर। तो आज हमने क्या किया, आज हमने देखा कि संविधान कैसे बना, फिर हमने देखा कि हमने क्या क्या चीजें ली बाहर बाहर देशों से, और आज हम लास्ट करेंगे अपना प्रियम्बल, और उसके बाद हम अपना टॉपिक कंक्लूड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को कंटेंट क्लियर हो गया होगा।
आज हम करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल, अब प्रीएम्बल क्या है? तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीफेस है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीफेस है, पहला पन्ना है संविधान का। मान लो कि संविधान की बुक तो बहुत मोटी है, हर कोई थोड़ी पढ़ पाएगा, एक दिन में पढ़ देगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले पेज में कंटेंट दे देते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सॉरी, तो वही प्रीएम्बल है, प्रीफेस, पहला पन्ना संविधान का, उसी को प्रीएम्बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रीएम्बल कहते हैं। तो प्रीएम्बल का आइडिया हमने कहां से उठाया है? तो अमेरिका के संविधान से उठाया है। और अमेरिका ने कहां से उठाया है बच्चों? तो फ्रांस के संविधान से। याद रखना मेरी बात। तो सबसे पहले हमने कहां से उठाया है प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट? तो अमेरिका के संविधान से उठाया है। और प्रीएम्बल कुछ नहीं है जो कि बताता है कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला पेज है, तो पूरा ये एक टाइप की समरी है संविधान की। पहला पेज आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। ये वर्ड्स पढ़े हैं ना? तो ये उसी के तो हैं प्रीएम्बल के, वही तो है प्रीएम्बल, हमें बताता है वो। ठीक है, प्रीएम्बल देखो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पंडित नेहरू, अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रीएम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी क्या सोच है, लोगों को कैसे गवर्न करेंगे, उनकी सोच को दर्शाता है ये। उसके बाद इसमें 3 वर्ड अमेंड हुए हैं। कौन से अमेंडमेंट से? 42वें संवैधानिक संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बच्चों। और आपको सभी संविधान से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी मिलेगी अनुच्छेद 368 में। ये है, ये पार्ट 20 में आता है बच्चों। और ये क्या है? ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ पा रहे हो? क्या क्या वर्ड ऐड करे हमने? सोशलिस्ट ऐड करा, सेकुलर ऐड करा और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड करा। पहले नहीं था। जब हमने 1950 में संविधान को अडॉप्ट किया और उसके बाद आप प्रीएम्बल अगर देखोगे तो उसमें ये तीनों वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बट ये तीनों वर्ड 1976 के बाद से ऐड हुए। अब सबसे पहला वर्ड मिलेगा आपको क्या? सॉवरेन। मैंने बताया ना अभी आपको क्या, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। तो पहला वर्ड है सॉवरेन, कि हम भारत के लोग, है ना? पहला वर्ड क्या? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री है टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। मतलब भारत की मर्जी है कि वो रशिया को सपोर्ट करे या फिर वो यूक्रेन को सपोर्ट करे। भारत की मर्जी है या तो वो इजराइल को सपोर्ट करे, ईरान को सपोर्ट करे। भारत की मर्जी है कि वो इस देश से तेल ले, इस देश से ना ले। भारत की मर्जी है कि वो जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दे। भारत की मर्जी है कि वो किसी भी स्टेट का बाइफर्केशन कर दे। तो इसको कहते हैं सॉवरेन, कि हम इंटरनली बिल्कुल फ्री हैं और एक्सटर्नली भी हम बिल्कुल फ्री हैं। समझ पा रहे हो क्या? कि हम इंटरनली भी फ्री हैं और एक्सटर्नली भी फ्री हैं। हमको कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। एनीबडी, कोई भी हो, दे कांट डिक्टेट देयर टर्म्स टू अस। उसका मतलब होता है सॉवरेन में। अगर कोई करेगा तो हम बोले कि संविधान में ये प्रोविजन है ही नहीं। संविधान में प्रोविजन लिखा हुआ है कि हम सॉवरेन हैं। हम क्या हैं बच्चों? हम सॉवरेन हैं, याद रखना। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? कि वेलफेयर करना लोगों का। क्या करना? वेलफेयर करना। करती है ना सरकार वेलफेयर, पीडीएस स्कीम देती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम देती है क्या? आप बोलोगे सर देती है। अभी कोविड हुआ था तो उस दौरान सरकार ने फ्री टीके लगाए थे क्या? लगाए थे। तो ये शो करता है सरकार का क्या? एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल के तरफ कमिटमेंट।
ये शो कर दर्शाता है कि जो सरकार है वो एक वेलफेयर स्टेट वाली सरकार है। वो वेलफेयर चाहती है किसका? लोगों का बच्चों। तो कांग्रेस पार्टी ने बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट तो है, देखो, कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मैंने बता दिया, अवधि जो सेशन हुआ था, कांग्रेस के सेशन होते रहते थे। उसके बाद इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो जो रशिया में है ना बच्चों, रशिया में आपका कैसा सोशलिज्म है? देखो रशिया में है ना, तो रशिया में आपका कैसा सोशलिज्म है? रशिया में आपका है कम्युनिस्ट वाला। उसमें ये है कि सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। जो जितनी मेहनत करेगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको सबको एक जगह लाना है। ये कम मेहनत कर रहा है तो इसको भी उतना ही मिलेगा जितना एक ज़्यादा मेहनत करने वाले को मिलेगा। वो है क्या? कम्युनिस्ट वाली, सोशलिस्ट वाली आइडियोलॉजी। पर हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं कहती, हमारी कहती है जो अच्छा कर रहा है वो करता रहे, बट जो नीचे पोअर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करना है हमें। उसे क्या करना है? उसे अपलिफ्ट करना है। तब वो, जब वो अपलिफ्ट हो जाएगा तो अपना बेहतर करता रहेगा। तो ये सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं इसे। और कम्युनिस्ट सोशलिज्म को कहते हैं स्टेट के द्वारा स्टेट सोशलिज्म। समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इज दैट क्लियर? ओके देन देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होल्ड करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी है। और इंडियन जो सोशलिज्म है वो गांधीयन और मार्क्स का क्या है? एक टाइप का ब्लेंड है। ठीक है, इसे कहते हैं गांधीजिम सोशलिज्म। तीसरा वर्ड आता है बच्चों, कौन सा? तीसरा वर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। हम तीसरा वर्ड आता है बच्चों कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। हमारे यहाँ किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो फ्री है अपना रिलीजन क्या करने के लिए? एंटरटेन करने के लिए, पब्लिक प्लेसेस में भी। बट ये वो किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना है। ठीक है, वो फ्री है, उसको जो रिलीजन अपनाना है अपनाए, और हम सब एक साथ रहेंगे एज अ ब्रदर्स। ब्रदरहुड रहेगी हमारे उसमें। हम दूसरे का रिलीजन खराब नहीं करेंगे, वो हमारा नहीं खराब करेंगे। यही होता है सेकुलरिज्म का मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट के द्वारा। वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलग है। वेस्ट में क्या है कि ना आप दिखाओगे अपना रिलीजन, ना ये दिखाएगा अपना रिलीजन। ये इनका प्राइवेट अफेयर्स है। हम सेकुलर हैं, हम न्यूट्रल हैं। पर हमारे यहाँ कैसा है कि आप सब अपना रिलीजन को पब्लिक प्लेसेस में भी दर्शा सकते हो, बट किसी को कंपेल नहीं कर सकते। आप एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करो, वो है हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म। तो बाहर का जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है ना बच्चों, वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। समझ आया क्या? ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? मैंने बताया आपको, 42वें संविधान से जोड़ा था, पहले ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था ये पॉइंट। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, और बाहर कैसा कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप सभी को पता है। डेमोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ द मेजॉरिटी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी चाहेगी उसका रूल होगा। समझ पा रहे हो क्या? तो जो मेजॉरिटी चाहेगी उसका रूल होगा। तो वही है। डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखो देखते, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइड हो गया। ये डिफरेंट टाइप के क्या है? डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज है। और ये वहां पे एक्सरसाइज होती हैं ये सारी चीजें जहां पे डेमोक्रेसी का कम नंबर है। हमारे यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड जो कि कहता है रिपब्लिक। जो कि क्या कहता है? रिपब्लिक। हम बोलते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट सिटीजन इलेक्टेड है। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट सिटीजन कौन है? पूछोगे ना, तो फर्स्ट सिटीजन कौन है बच्चों? तो फर्स्ट सिटीजन है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आता है आपके आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 52वें आर्टिकल में आता है राष्ट्रपति भारत का। और राष्ट्रपति भारत का कैसा है? राष्ट्रपति भारत का कैसा है? इलेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हम रिपब्लिक हैं। बट ब्रिटेन मोनार्क है,
आप बोलोगे सर कैसे, वहाँ तो हमने प्राइम मिनिस्टर का वो देखा है, गवर्नमेंट देखा है, वहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है बच्चों। मैंने बोला कि जो पहला नागरिक है वो इलेक्टेड होना चाहिए। क्या ब्रिटेन में पहला नागरिक इलेक्टेड है? तो आप सोचोगे और आप बोलोगे नहीं सर, पहला नागरिक तो इलेक्टेड नहीं है। पहला नागरिक कौन है? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया तो हट गई, वो तो बहुत पहले थी। अब उनके प्रिंस हेनरी है फर्स्ट सिटीजन, इलेक्टेड हैं वो। बोलेंगे नहीं, वो तो अपनी फैमिली लीनिएज में आ रहे हैं। तो ब्रिटेन एक मोनार्क है और एक डेमोक्रेटिक मोनार्क है। हम क्या है? हम एक रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेटिक। हमारी डेमोक्रेसी रिपब्लिक है, हमारा पहला नागरिक इलेक्टेड है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो आप बोलोगे यस सर, हमको बिल्कुल समझ में आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें कर लेते हैं यार डिस्कस, है ना। मैंने तो अपना स्टोरी बताती, जीस्ट बता दी, पर आपको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो देखो, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। इट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, बता दिया मैंने। इंडिया में 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है? आप बोलोगे सर 5 सालों के लिए। रिपब्लिक मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल ऑफ, नॉट द किंग, एंड द एब्सेंस होगा किसका? प्रिविलेज क्लास का, उसको रिपब्लिक कहेंगे। तो जैसे ब्रिटेन है तो उसमें तो प्रिविलेज क्लास है ही ना, क्वीन तो प्रिविलेज है ही, तो वो रिपब्लिक नहीं कह सकते उसे। अब नेक्स्ट है हमारा जस्टिस। तो जस्टिस वाला आइडिया हमारा रशियन रिवॉल्यूशन से आया, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लेके 1919 तक चला था, आप सभी को पता होगा। यहीं से आपका कम्युनिज्म वाला आइडिया आया। तो आइडिया, द आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस कैसी मिलनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस मिलना चाहिए हमें। कैसा जस्टिस मिलना चाहिए? सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। हमें कैसा जस्टिस मिलना चाहिए? पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। हमें कैसा जस्टिस मिलना चाहिए? हमें इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है हमारे समय। ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे प्रियम्बल का, क्या? लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज की? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ्स की, ठीक है, फेथ की, वर्शिप की, ये हमको लिबर्टी चाहिए। ये लिबर्टी हमने कहाँ से लिया है? जस्ट लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, तो ये फ्रांस से लिया है। और ये कैसे कॉन्सेप्ट है? ये आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बच्चों। कैसे कॉन्सेप्ट हैं? तो ये आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। समझ पा रहे हो क्या? लिबर्टी, लिबर्टी किसकी? सोचने की, एक्सप्रेस करने की। जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, जो मेरे दिल में है बात, सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ये सारे की सारी हमें लिबर्टी है इन चीजों की। हमें इन चीजों की क्या है? लिबर्टी है बच्चों। तो लिबर्टी मींस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होता है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो जो इंडिविजुअल है उसको क्या करता है? ये हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। क्योंकि लिबरल है ना, वो सोच सकता है अपने लिए कि यार मैं क्या करूं, किस प्रोफेशन में मेरे को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। अब ये इस चीज को सोचने के लिए भी लिबर्टी लगती है ना। आपके पास होनी चाहिए। और अगर पास नहीं है, आप किसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में हो, तो मान लो कि जो वो बोलेगा वही करना पड़ेगा, लिबर्टी है ही नहीं। तो हमारे संविधान में ये फैक्ट रखा गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब किसी को स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलेगा, सब इक्वल है, मैन एंड वीमेन आर इक्वल। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलोगे विमेन ये नहीं कर सकती, मेल ये कर सकता है, या फिर आप नहीं बोलोगे कि एससी ये है, एसटी ये है, ओबीसी ये है, जनरल ये कुछ नहीं होगा। सब इक्वल है संविधान के नज़रों में, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। फर्टर्निटी मतलब कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन से आया है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो प्रियम्बल आपको याद रखना है। प्रियम्बल में पहला वर्ड क्या है? तो प्रियम्बल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा आपको सॉवरेन, क्लियर हो गया है। उसके बाद मिलेगा आपको सोशलिस्ट, क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको मिलेगा सेकुलर, क्लियर हो चुका है। डेमोक्रेटिक मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिक मैंने आपको बता दिया, जस्टिस मैंने आपको बता दिया, लिबर्टी मैंने आपको बता दिया, इक्वालिटी मैंने आपको बता दिया, फर्टर्निटी मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इसका पूरा सीरीज याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है।
उसके बाद ये याद रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन कौन से वर्ड आए थे। तो कौन कौन से आए थे बच्चों? एक आया था आपका सेकुलर, एक आया था आपका सोशलिस्ट, और एक क्या आया था आपका, एक आया था आपका इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड हुए थे एट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ना कुछ केसेस भी हुए हैं प्रीएम्बल में। क्या हुए हैं? कुछ केसेस भी हुए हैं संविधान में, कुछ केसेस भी हुए हैं प्रीएम्बल में, कुछ केसेस भी हुए हैं कि यार प्रीएम्बल क्या है, क्या ये पावर प्रोवाइड करता है क्या हमको, ऐसा कुछ है क्या? तो सबसे पहला केस हुआ बेरूबरी यूनियन, दूसरा हुआ केशवानंदा भारती केस, तीसरा हुआ LIC वाला, चौथा हुआ स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल को लेके कि प्रीएम्बल का क्या स्टेटस है, क्या प्रीएम्बल हमको पावर प्रोवाइड करता है, क्या हम प्रीएम्बल को हम कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेरूबरी यूनियन केस आया और इसका वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, आप इससे पावर ग्रैब नहीं कर सकते, आप इसको कहीं पे एविडेंस के रूप में नहीं पेश कर सकते कि सर प्रीएम्बल में तो ये लिखा है, आप तो ये प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। सेकंड आया केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें बोला कि भाई प्रीएम्बल पार्ट है संविधान का। क्या बोला? प्रीएम्बल पार्ट है संविधान का, इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें बोला गया क्या? प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है। सॉरी, इसमें इंटीग्रल नहीं बोला गया था, इसमें बोला गया था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। क्या बोला गया कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज का क्या स्टेटस है? आज का स्टेटस है ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर में, ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, ना तो ये किसी पावर प्रोवाइड करता है हमें और ना ही हमारी पावर लेता है, ना पावर प्रोवाइड करता है ना पावर लेता है, बस एक मैंडेट है इसका, एक चीज़ें लिखी गई है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल ऑल्सो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज इनेक्टेड। तो ये बोलता है कि क्या कि प्रीएम्बल ना तो पावर प्रोवाइड करता है ना हमसे पावर छीनता है, ये न्यूट्रल है और प्रीएम्बल पार्ट है किसका? संविधान का, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब आप इसके लिए जस्टिस नहीं ले सकते, नॉन जस्टिशिएबल है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और एनफोर्सेबल भी नहीं है किसी भी कोर्ट में। समझ पा रहे हो सभी? तो क्या अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? अगर क्वेश्चन आता है तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। मैंने बोला ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हुए हैं? अमेंड हुए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन से, पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों जो बेसिक स्टेटस है ना, स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं कर सकते। जिससे संविधान संविधान लगता है उससे आप चेंज नहीं कर सकते उसे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो, बट प्रीएम्बल को आप चेंज कर सकते हो। और प्रीएम्बल में जो चीजें हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर वाली, वो चेंज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो क्या? अब हम करते हैं ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट पहला है संविधान का और आर्टिकल इसमें आते हैं बच्चों 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक इसमें आर्टिकल आते हैं और ये पार्ट क्या है? पहला है। संविधान में 25 पार्ट हैं, 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। तो आज हम पार्ट पहला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट पहले में आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 4 है। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब यूनियन मतलब जो केंद्र है, जो सेंटर है, और उसकी टेरिटरी जो है, जितनी भी उसकी आसपास की टेरिटरी है,
तो आज हम क्या करने वाले, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल पहला कहता है कि इंडिया क्या है, इंडिया का नाम ही भारत है और भारत का नाम ही इंडिया है। ये इस पे डिबेट चली थी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के दोनों नाम रखे गए, भारत भी रखा गया और इंडिया भी रखा गया। तो क्या बोला गया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्या है, यूनियन है स्टेट का, रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक फेडरेशन है स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट क्या है, फेडरेशन है। तो 28 राज्य है ना उसमें, तो 28 राज्य एक साथ क्या है, फेडरेटेड। सॉरी 28 राज्य नहीं, 50 राज्य, माय बैड, 28 राज्य भारत में है बच्चों, ठीक है। तो 50 राज्य हैं यूनाइटेड स्टेट में, और वो सारे के सारे किसी एग्रीमेंट के थ्रू आए हैं, ठीक है। और वो इन फ्यूचर चाहे तो अलग हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से, बट इंडिया नहीं हो सकता अलग। इंडिया का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इसीलिए हम यूनियन है, याद रखना। इंडिया क्या है, यूनियन है, क्योंकि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, और यूएसए क्या है, फेडरेशन है। तो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इट इज योर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, ये भी नेम और स्टेट के बारे में कहता है। शेड्यूल अलग है बच्चों, पार्ट अलग है। पहला शेड्यूल और पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ही बताता है, ठीक है। फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट मैंने बता दिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। अमेरिका का फेडरेशन ऑफ स्टेट है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, क्योंकि कोई भी टेरिटरी क्या नहीं कर सकती है बच्चों, सुपरसीड नहीं कर सकती है भारत से। आगे बढ़ेंगे, और आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी का वर्ड है, जो टेरिटरी वर्ड है वो किस किस को दर्शाता है। तो टेरिटरी बताता है किसको, भारत की जो टेरिटरी है। यूनियन जो टेरिटरी है, जिसको यूटी कहते हैं हम, कितनी यूटी है हमारी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलोगे सर 8 है। राज्य कितने हैं, आप बोलोगे 28 है। और टेरिटरीज जिसको हम एक्वायर करेंगे इन फ्यूचर में, मान लो हमने पीओके एक्वायर कर लिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहाँ आएगा, वो यहीं तो आएगा। तो तीसरा प्रोविजन भी रखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में मेंशन है उनका नाम, वो कितनी बड़ी टेरिटरी है। और पहले पार्ट में क्या चीज़ें डिस्कस हैं कि इंडिया है, इंडिया को ही भारत कहते हैं, और वो यूनियन है भारत का, फेडरेशन नहीं है। और इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, पहला वाला मैंने बता दिया आपको। तो पहला वाला आर्टिकल आपको 2 चीज़ें बताता है, एक तो कंट्री का नाम और दूसरा नाम बताता है यहाँ की पॉलिटी कैसी है। पॉलिटी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत की। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि पावर टू एस्टैब्लिश टू एडमिट न्यू स्टेट, ठीक है। तो हम जो एडमिट करेंगे न्यू स्टेट को, या फिर एस्टैब्लिश करेंगे न्यू स्टेट को, ठीक है। तो जो पहला वाला चीज है, जो पहला वाला चीज है, वो क्या बताता है कि जो स्टेट हमारे पे ऑलरेडी है ना, वो पहले वाले आर्टिकल में आएंगे, और दूसरे वाले आर्टिकल में कौन चीजें आएंगी, जो हमारे यहाँ पहले से नहीं है। बट ये सारे के सारे वो वाले स्टेट होंगे बच्चों जो कि क्या हैं, जो कि कभी भारत का पार्ट रहे ही नहीं, ठीक है, जो बाहर से आएंगे। जैसे मान लो कि हमने उत्तराखंड बनाया उत्तर प्रदेश से, तो वो हमारा पार्ट था ना, तो वो आर्टिकल किसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, आर्टिकल 2 की डेफिनेशन में नहीं आएगा बच्चों, वो आएगा आपकी आर्टिकल 3 की डेफिनेशन में। आर्टिकल 2 की डेफिनेशन में वो चीजें आएंगी जो हमारे यहाँ पहले से कभी पार्ट ही नहीं थी। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम जो था वो 35 अमेंडमेंट से क्या बना था बच्चों, आपका एक एसोसिएट स्टेट बना था। क्या बना था, एक एसोसिएट स्टेट बना था आर्टिकल 35 से। और आर्टिकल 38 से क्या बना था, वो आर्टिकल 36 से क्या बना था, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। क्या बना था, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था बच्चों। वो क्या बना था, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। आप मुझे कहेंगे तो आर्टिकल 2 में कौन से वाले स्टेज हैं,
जो इंडिया का पार्ट नहीं है बट हो सकते हैं, बाहर से आएंगे जो, ठीक है। आर्टिकल 3 में कौन से स्टेट हैं? आर्टिकल 3 में वो वाले स्टेट हैं जो कि इंडिया का पार्ट हैं, और हम कैसे बना रहे हैं उनको, इंक्रीज करके, डिक्रीज करके, बाउंड्री अल्टर करके, नेम चेंज करके, वो वाले आएंगे इसमें। और न्यू स्टेट यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, तो मतलब वो प्री एग्जिस्टिंग पार्ट है इंडिया का, वो इंडिया का पहले से ही पार्ट है, वो आएंगे आपके अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 2 में वो आर्टिकल आएंगे, वो स्टेट आएंगे बच्चों जो इंडिया का पार्ट नहीं है। जो क्या नहीं है? जो इंडिया का पार्ट नहीं है, समझ पा रहे हो ना? पर वो आएंगे इन फ्यूचर, जो हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और वो स्टेट बाहर से आएंगे, वो आर्टिकल 2 में आएंगे। और आर्टिकल 3 में वाले स्टेट आएंगे बच्चों जो हम अपने स्टेटों से ही फॉर्म करेंगे। जब हमारे शुरुआतों में स्टेट 16 स्टेट थे बच्चों, और आज देख लो 28 स्टेट और 8 यूटीज हो गई है। तो ये कैसे आए हैं? ये किसी की बाउंड्री ऑल्टर करके आई है, डिमिनिश करके आई है, किसी का इंक्रीज एरिया करके आया है, किसी के 2-3 स्टेट को कंबाइन करके हमने फॉर्म किया है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। भारत के राष्ट्रपति का क्या चाहिए आपको? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद उसी लेजिस्लेचर में वो बिल पास होना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है अपने व्यूज से, ठीक है। तो इंडिया क्या है? इंडिया को राइटली डिस्क्राइब करा है बच्चों कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, किसका? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का, ठीक है। तो इंडिया को आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रक्ट कर सकते हो स्टेट वाइज, बट यूनियन वाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं ना, जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, कि डेफिनेशन में नहीं आएंगे ये, जो भी आर्टिकल 2 और 3 में हुए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में आता है, समझ पा रहे हो क्या? तो आर्टिकल 368 में आता है आपका क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको ये जो 2 और 3 में अमेंडमेंट होंगे ना बच्चों, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट कमीशंस आए। अब जो आज की डेट में आप स्टेट देखते हो ना कि यार ये वाला स्टेट है, वो वाला स्टेट है, ये फॉर्म कैसे हुए हैं, ठीक है, ये फॉर्म कैसे हुए? तो ये फॉर्म हुए हैं डिफरेंट कमीशन से। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आपका 1947 में देश आजाद होता है, ठीक है। अब जब 1947 में देश आजाद होता है तो क्या होता है कि सब डिमांड करते हैं कि यार स्टेट का बाइफरकेशन होना चाहिए। और स्टेट का बाइफरकेशन किस ग्राउंड में होना चाहिए? स्टेट का बाइफरकेशन होना चाहिए बच्चों किस ग्राउंड में? लैंग्वेज के ग्राउंड में, लिंग्विस्टिक ग्राउंड में। किस ग्राउंड में? लिंग्विस्टिक ग्राउंड में होना चाहिए। लैंग्वेज के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्टेट का बाइफरकेशन होना चाहिए। बट देश अभी अभी आजाद हुआ है, तो आप कैसे स्टेट का बाइफरकेशन कर दोगे? लैंग्वेज के आधार पे, है ना। तो यूनिटी नहीं रह पाएगी ना। फिर जैसे लैंग्वेज के आधार पे होगा तो एक लैंग्वेज बोलेगा, दूसरा लैंग्वेज बोलेगा, तीसरा लैंग्वेज बोलेगा, और फिर वो क्या बोलेंगे कि हमको अलग देश चाहिए, हमारी तो लैंग्वेज इसको समझ में ही नहीं आती है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे। आज की डेट में ही देख लो, अभी महाराष्ट्र में कैसा सिनारियो चल रहा है, अभी केरल में कैसा सिनारियो चल रहा है, अभी कर्नाटक में कैसा सिनारियो चल रहा है, अभी तमिलनाडु में कैसा सिनारियो चल रहा है। लैंग्वेज के ऊपर कितने क्लैशेस हो रहे हैं। तो शुरुआत में नहीं कर सकते थे ना, वो कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो धार कमीशन ने बोला भाई ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस में आप कर लो डिवीजन, बट आप किस बेसिस पे डिवीजन मत करो? लैंग्वेज के बेसिस में डिवीजन मत करो। जेवीपी कमेटी ने क्या बोला कि आप लैंग्वेज के बेस पे क्या मत करो? डिवीजन मत करो, बट किसमें डिवीजन कर लो? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस में। बट क्या हुआ, इन्हें 1953 को लिंग्विस्टिक बेस में डिवाइड करना पड़ा आंध्र प्रदेश को। एक लीडर थे आंध्र प्रदेश के जिनका नाम था श्री मल्लू, और श्री मल्लू किस में बैठ गए थे? फास्ट में बैठ गए थे। कितने दिनों के लिए? 60 डेज के लिए। अब क्या हुआ, जब ये फास्ट में बैठे ना बच्चों, तो इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हो गई तब क्या हुआ? तब बहुत आउटरीच मूवमेंट चला आंध्रा में, और इनको डिवाइड करना पड़ा ऑन द लैंग्वेज बेसिस। सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश को।
उसके बाद आएगा फैजल अली कमीशन, और फैजल अली बोलेगा भाई ऐसा है, कर दो स्टेट को डिवाइस। वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला थ्योरी इन्होंने क्या कर दी, हटा दी। इन्होंने बोला कि आप लैंग्वेज को डिवाइड कर दो, और लैंग्वेज के बेस पे आप डिवाइड कर दो, बट उस स्टेट की 2-3 लैंग्वेज रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस स्टेट की एक ही लैंग्वेज है। फैजल अली के साथ कौन कौन थे, KM पनीकर थे, HN कुंजरू थे। अब उस बेसिस में देखो कितने स्टेट डिवाइड हुए। देखो सबसे पहले कौन हुआ, याद रखना, ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। 1960 में याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ। 1961 में याद रखना कौन, दादर एंड नागर हवेली। फिर याद रखना 1962 में कौन, गोवा दमन एंड दीव। फिर 1963 में कौन, नागालैंड। ठीक है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात हुए लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। फिर दादर नागर हवेली, फिर गोवा हुआ, फिर नागालैंड हुआ। अभी आप सभी को पता होगा ना कि पुदुचेरी किसका पार्ट था, पुदुचेरी आपका फ्रांस वालों का पार्ट था, ठीक है, फ्रेंच की कॉलोनी था। और जो आपका गोवा है, दमन एंड दीव है, ये आपके पुर्तगालियों का पार्ट था। 1962 में आज़ाद हुए थे बाय पुलिस एक्शन, ठीक है, मिलिट्री ने एक्शन किया था इनके ऊपर। उसके बाद देखो 1966 में कौन बाइफरकेट हुआ, हरियाणा अलग हुआ। 71 में हिमाचल प्रदेश, 74 में सिक्किम, ये मैंने आपको बताया फुल फ्लेजेड स्टेट। 35 से एसोसिएट और 36 से फुल फ्लेजेड। उसके बाद देखो 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। उसके बाद देखो तेलंगाना, है ना। और उसके बाद देखो ये जो अभी 2019 में क्या हुआ, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया ना, 370 का एब्रोगेशन हो गया। और उसके बाद JNK को और लद्दाख को क्या बना दिया, JNK और लद्दाख को क्या बना दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आपको इसको याद करना है कि पहले कौन सा स्टेट था, फिर कौन सा स्टेट था, फिर कौन सा स्टेट। ठीक है, मुझे लगता है, आई होप कि मेरी क्लास अच्छी रही होगी, ठीक है। और हमने आज आपके इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक कर दिए, ठीक है। बाकी हम इसको कमेंट्स करेंगे कल को। जय हिंद बच्चों।